हे एवरीवन, ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है जो कि स्पेशल है। आपकी जेक्वेरी की जो वीडियोस हैं वो शूट हो गई हैं ऑलरेडी, बट उनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जेक्वेरी ही डिस्कस किया है, जावास्क्रिप्ट को कवर नहीं किया। तो मुझे लगा कि कुछ बेसिक्स जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी अभी तक, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एकदम बेसिक्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के वो मैंने इंक्लूड किए हैं, सो दैट आपको सिंटैक्स वगैरह का थोड़ा मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये PHP स्टॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे जो फाइल्स आप देख रहे हैं ये आपके आने वाले लेक्चर्स की हैं, सो इन पे गौर मत कीजिए। अभी मैंने एक नया फाइल बनाया 0.html। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ ब्राउज़र के अंदर काम करती है, ठीक है। इसको जो ओरिजिनली बनाया था वो ब्राउज़र में चलने के लिए ही बनाया था और HTML को सपोर्ट देने के लिए बनाया था। बट एज ऑफ टुडे जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी चलती है और फ्रंट एंड में भी चलती है। फ्रंट एंड मतलब जो भी ब्राउज़र पे आप यूज़ करने वाले हैं, तो सारे ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं। एंड बैकएंड मतलब जिस तरीके से हमने PHP पढ़ा था उसी हिसाब से जावास्क्रिप्ट भी बैकएंड का काम कर सकता है। तो हम अभी इसमें सिर्फ ब्राउज़र वाला जो काम है, फ्रंट एंड वाला काम, जावास्क्रिप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे होता है, बेसिक्स क्या है इसके। तो जावास्क्रिप्ट जब भी चलाएंगे तो आप उसके लिए HTML के साथ ये टैग यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपकी जावास्क्रिप्ट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो अगर यहाँ पर आप कुछ लिखते हैं ABCD और यहाँ कुछ लिखते हैं ABCD, तो ये जो स्क्रिप्ट के अंदर है, ये वाला जो पार्ट है, ये जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होगा। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये प्रिंट हो गया है और जो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था वो नहीं दिख रहा है। तो स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो दिखेगा नहीं, वो रन होगा। रन कैसे होगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो एक ब्राउज़र का कंसोल है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, उसमें हम फिर से देखते हैं। हम कंसोल खोल लिया हमने एंड यहाँ लिखा आ रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये जो भी कोड है ये ब्राउज़र को समझ नहीं आया है कि इसको कैसे चलाना है। तो जावास्क्रिप्ट का भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। जैसे हमने HTML का सिंटैक्स पढ़ा, CSS का पढ़ा, PHP का पढ़ा, सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को भी एक सिंटैक्स फॉलो करना कंपलसरी है। जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल के लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं var var। PHP में याद होगा हम डॉलर यूज़ करते थे, यहाँ पर डॉलर का एकदम अलग मतलब है। तो var मतलब वेरिएबल, var या war कुछ भी कह सकते हैं। वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है var। अब इसका जो नाम होगा वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, तो ABC मैं कुछ भी रख सकता हूँ एंड फिर इक्वल टू लगाकर इसमें जो भी वैल्यू देनी है, सेम जैसे PHP में देते थे वैसे ही हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। स्ट्रिंग में देनी है तो हेलो मैं इसको दे सकता हूँ एंड सेमीकोलन से बंद होगा, मतलब एक लाइन कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लाइन लिखने से पहले आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक और लाइन में कुछ लिख देता हूँ तो वो भी काम करेगा। मैं अगर यहाँ पर x लिख देता हूँ 5, तो ये भी एकदम सही है, एरर नहीं आएगा। मैं रिलोड करता हूँ, कोई एरर नहीं आया है, इसका मतलब वो वर्किंग है। ये पाइथन की तरह है जैसा थोड़ा सा। तो सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, बट कोड क्लीन रखने के लिए हम लगाते हैं, सो दैट और जो भी डेवलपर्स हो या कभी भी जब कंप्रेस होएगा ये जावास्क्रिप्ट का फाइल, तब ये सेमीकोलन काम आएगा। क्योंकि जब ये कंप्रेस होएगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये सारा हट जाएगा, तब ये गड़बड़ कर सकता है। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा, आप देख रहे हैं कि ये दिक्कत देगा, एरर आ गया। तो इसलिए सेमीकोलन लगाना एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने अब ये दो वेरिएबल डिफाइन कर दें, ABC और X। इनकी वैल्यू मैं पूरे पेज में कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे कहीं और पे भी ये स्क्रिप्ट टैग्स लगे हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए कुछ पैराग्राफ टैग है, तो ये सेम वैल्यू मैं X की यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं इस X को ही अगर 7 कर दूँ यहाँ पर, तो ये जो X है वो यही वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो जितने मर्जी मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोड एकदम सही है एंड पूरे डॉक्यूमेंट में वो सेम ही वेरिएबल्स यूज़ होंगे। तो अब इसमें बात आती है स्कोप की, कि अगर जैसे ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पर मुझे मान लो कोई और वेरिएबल, मतलब नाम सेम ही रखना है बट उसको किसी और तरीके से ट्रीट करना है, तो उसका मतलब आप चाह रहे हैं स्कोप चेंज हो जाए।
स्कोप की बात हम अभी डिटेल में करते हैं। स्कोप डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड है वो है लेट। तो वेरिएबल वेर की जगह हम लेट यूज करेंगे। लेट से क्या होगा कि जो भी आपका जो वेरिएबल आप बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोप में अवेलेबल होगा, उससे बाहर अवेलेबल नहीं होगा। अब स्कोप का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा जब हम अभी फंक्शन की बात करेंगे। अभी हम ये सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि ये वेरिएबल ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये वेरिएबल डिफाइन हो गया। अगर मैं var नहीं भी लिखूं, मैं सीधा यहाँ ऐसे लिख दूं तो भी इट वर्क्स। तो ऑटोमेटिकली वो var मान लिया जाएगा कि ये वेरिएबल है, वैर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमने स्ट्रिंग बना लिया, इंटीजर बना लिया। हम इसको डेसिमल भी बना सकते हैं या फ्लोट जिसे कहेंगे, तो ये भी काम करेगा। जावास्क्रिप्ट ये सब सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह यहाँ लिख दूँ ट्रू, तो ये भी सही है, कोई एरर नहीं आया, ट्रू फॉल्स सब चलता है। इसके अलावा नल भी सपोर्ट करता है। अगर मैं इसको नल कर दूं तो ये भी करेक्ट है। ये सब तो हमने अभी तक पढ़े थे। अब जो स्पेशल है जावास्क्रिप्ट में वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक टाइप है, वेरिएबल का टाइप है, एंड उसका नाम ही अनडिफाइंड है। तो अगर जैसे मैं नल लिखता था वैसे मैं अनडिफाइंड लिख सकता हूं, तो ये भी करेक्ट है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या है? इंग्लिश का सिंपल सिंपल तोड़ें इसको तो इसका मतलब है जो डिफाइन नहीं हुआ अभी तक, मतलब जो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया वर वाई, दैट्स इट। मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी अभी तक, तो सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। तो मतलब डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब वाई की जो वैल्यू होगी अभी वो अनडिफाइंड होगी। और नल का मतलब है कि भाई हमने डिफाइन कर दिया है कि ये खाली है। खाली है वो भी एक डेफिनेशन है, बट ये अनडिफाइंड नहीं है। तो नल और अनडिफाइंड के बीच का जो डिफरेंस है वो मेजरली यही है। और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो ये तो हुई बात, इनको मतलब किस किस टाइप के हम वेरिएबल्स रखेंगे। अब एक बार इनकी वैल्यू यहां पर देखते हैं, कंसोल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। अगर मैं लिखता हूं वॉर वाई, तो अब आप देख रहे हैं y का जो वैल्यू आया है वो अनडिफाइंड आया है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5। 5 यहाँ पर इसने दिखाया कि भाई y 5 हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि ये 5 यहाँ दिखा रहा है तो इसका मतलब 5 हुआ है। इस केस में करेक्ट है, बट ये आउटपुट नहीं है। आउटपुट के लिए हमारे पास और फंक्शंस हैं। फिलहाल हम वेरिएबल्स का प्लस माइनस सब देख लेते हैं कि ये तो अभी हमने असाइनमेंट कर दिया इक्वल टू से। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर प्लस लगा दूं एंड यहाँ पर लिख दूं y, तो ये सेम PHP वाला सिंटेक्स आपको याद आएगा। तो इसका मतलब क्या होएगा? x प्लस वाई, x इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब x की जो नई वैल्यू होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये सेम PHP वाला सिंटेक्स है, इफ यू गाइज रिमेंबर। और ये जो मैंने दो स्लैश लगाए हैं ये सेम टू सेम PHP में जैसे कमेंट लगाते थे वैसे ही लगाते हैं। एंड अगर इसमें लॉन्ग कमेंट्स लगाने हैं आपको पैराग्राफ वाले, तो सेम इसी तरीके से लगा सकते हैं हम। ये कमेंट हो गया। हाँ, इसमें हैश वाला कमेंट नहीं होता जैसे PHP में था, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये दो टाइप के आप कमेंट्स इसमें लगा सकते हैं। अब ऑपरेटर इसमें भी वही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सेम जैसे PHP में थे। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट का। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। मतलब ये जो आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं, इनको छोड़ के जो भी और चीज़ें होंगी वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट ही होंगी। एंड आप ऑब्जेक्ट से ही बहुत ज़्यादा डील करेंगे। तो हर एक चीज़ जावास्क्रिप्ट में, मैं ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में सब कुछ जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोड में वो सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा थ्योरी वाइज अलग समझना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस वाइज अलग समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट आपको याद होगा PHP के थ्रू कि क्लास होती थी, ऑब्जेक्ट होता था, एंड ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। प्रॉपर्टीज में फंक्शन होते थे या फिर डेटा मेंबर्स होते थे। जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट
ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, तो हर जगह आपको फंक्शन और ऑब्जेक्ट का मेल जोल दिखेगा और गारंटी के साथ दिखेगा, चाहे आप कोई सा भी कोड लिखें। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। मैं ये पार्ट हटा देता हूँ। लेट्स कम बैक टू ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब क्या था, यहाँ पे बात करते हैं हम। जब ये पेज लोड होता है तो इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लोड हो गया। जैसे ये लोड होता है ना तो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने लिखा तो आप देख रहे हैं पूरा लेफ्ट पे ब्लू हो गया, तो ये सेलेक्ट हो गया। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज कोई भी ऑब्जेक्ट की एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉक्यूमेंट, उसके बाद लगा डॉट। डॉट लगाती है सारी मेरे को प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी, कौन सी प्रॉपर्टी मुझे पढ़नी है, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है मैं पढ़ सकता। तो ये सारी इसमें प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेरे पास अवेलेबल है। अब जब ये देखेंगे, अभी प्रॉपर्टी नहीं है, फंक्शन है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि इसमें डेटा मेंबर भी होंगे और फंक्शन भी होंगे। तो डेटा मेंबर हमें क्या देते थे, वैल्यूज, एंड फंक्शन कुछ काम करते थे। तो इसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे और कुछ वैल्यूज भी होंगी। तो अब जैसे अगर मैं ये एंटर मारता हूं तो आप देख रहे हैं लोकेशन आया मेरे पास, ये वाला जो यूआरएल है वही लोकेशन आ गया, ठीक है। बट मैं ये नहीं, मैं इसमें सिलेक्शन आपको करके दिखाता हूं। सिलेक्शन का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिस पे हम बाद में कुछ मॉडिफिकेशन या फिर अपडेशन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सिलेक्शन और क्या होता है, एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट करेगा। गेट का मतलब आप समझ गए होंगे, यूज करने के लिए इसको फेच करेगा डॉक्यूमेंट में से। एंड जब ये फेच हो जाएगा तब इसको हम किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या जो भी आपको कुछ करना है आप कर सकते हैं। बट एक बार ये आपको पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। ये मतलब ये पकड़ने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए चीज़ है। अब आईडी इसकी देनी पड़ेगी। अब आपके पास आईडी तो है ही नहीं, तो क्यों ना हम एक आईडी बनाएं। पहले यहाँ पे कुछ मैं बनाता हूँ, आईडी इज इक्वल टू पैरा। ये मैंने आईडी यहाँ पे लिख दिया, मैंने किया रीलोड। मैं लिखूंगा पैरा आईडी, जिस एलिमेंट का है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैंने एंटर मारा तो आप देख रहे हैं ये आउटपुट में आया। एंड मैं जैसे इस पे माउस लेके जा रहा हूँ ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, पी टैग जो था मेरा सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन यूज कर लिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट का फंक्शन चाहिए तो डॉट इसमें इंपॉर्टेंट है लगाना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑब्जेक्ट को आप एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। एरेज कैसे होते थे, अब एरेज की बात तो हमने करी नहीं। जावास्क्रिप्ट में एरेज के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है। जैसे हम वर ए लिख रहे थे, इसमें क्या करते थे हम, PHP में करते थे न्यू एरे, ठीक है। यहां पे भी सेम हम ये चीज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यूज दे सकते हैं 2 3 4 5। ये नया एरे बन गया है, ठीक है। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो जब आपको पहला इसका वैल्यू चाहिए होगा तो आप A0 लिख सकते हैं, इससे 2 आ जाएगा आपके पास। अगर आपको कहीं असाइन करना है तो ये हो गया। लेकिन ये जो तरीका है ये एकदम नॉट रिकमेंडेड है, नहीं यूज करने के लिए हर जगह लिखा होता है, कोई रीजन नहीं है। बट स्मार्ट तरीका हमारे पास ये है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। सेम काम करेगा, बस छोटा है कोड। ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब एक ब्लैंक एरे आपने बना दिया ए को, एज सिंपल एज दैट। ये दो आपको मतलब ब्रैकेट खोला और बंद किया तो नया एरे बन गया। अब उसके बाद मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने जब लिखा ए डॉट पुश, पुश नाम का एक फंक्शन है और ये किसको अवेलेबल है, ये एरे को अवेलेबल होता है। हर एरे का जो ऑब्जेक्ट होगा ये उसके अंदर का फंक्शन है, पुश अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैं जब इसमें लिखूंगा 4 तो
अपने आप ही एरे का जो एरे जो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 बन जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कंसोल ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग, लॉग उसके अंदर का फंक्शन है। मुझे क्या प्रिंट करना है, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ ए, मैं पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। लेंथ आया मेरा 1 लेंथ है उस एरे का, एंड 0th एलिमेंट पे 4 है उसकी वैल्यू, यही हमने चाहा था पुश से। व्हाट इफ मैं ये करूं 3 3 6 एंड 8, 4 एलिमेंट ऑलरेडी हैं, फिर मैं पुश यूज करता हूं। अब देखते हैं क्या आता है। अब टोटल जो आउटपुट आया है वो 5 एलिमेंट का है, मतलब लेंथ उसकी 5 हो गई है, एंड आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 करके 5 एलिमेंट है, एंड जो 4 था मेरा 5th पोजीशन पे गया है, 0 1 2 3 4, यानी 5th पोजीशन पे मेरा पुश हो गया है वो एक वैल्यू, और वो वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इवन मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। अब देखते हैं, अब आप देख रहे हैं कि 4 एलिमेंट जो है पहले के वो इंटीजर है, और जो 5वां एलिमेंट है वो स्ट्रिंग है हेलो। अब जब मैंने ये जो लॉग किया है यहाँ पे, जो आपको आउटपुट में दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि लेंथ भी लिखा हुआ है, तो ये उसी की प्रॉपर्टीज आउटपुट हो रही हैं। तो इसका मतलब लेंथ भी एक प्रॉपर्टी है एरे की, जैसे पुश एक फंक्शन था। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ए का लेंथ दिखाओ भाई, ने देखो सिर्फ 5 आउटपुट आया, तो मैं कोई भी एरे का लेंथ आपको चाहिए, ए डॉट लेंथ आ गया, टोटल इसमें 5 एलिमेंट है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मैं यहां पर एक काम और कर दूं, मैं लिख दूं यहां पर ये मैंने 90th इंडेक्स पे 11 वैल्यू पुश कर दिया। अब देखें इसकी वैल्यू क्या आती है 91, तो इसका मतलब क्या मेरे एरे में 91 वैल्यूज हैं। लेट्स सी, अब आप देख रहे हैं यहां पर लिखा आ रहा है स्टार्टिंग के 5 तो ठीक है, उसके बाद सीधा 90 पे है 11, बीच में खाली है, यहाँ लिखा भी आया है empty into 85, तो मतलब 85 वैल्यूज empty है। बट जो लेंथ फंक्शन है वो काम ऐसे ही करता है, जो लेंथ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लास्ट जो इंडेक्स होगा ना एरे का, उसका +1 आपको बता देगी कि इतना लेंथ है उसका। तो ये थोड़ा सा ग्लिच है इसमें, बट यूजुअली ये काम करता है, क्योंकि हम ये ऊटपटांग हरकतें नहीं करते हैं, तरीके से यूज करेंगे तो सही वैल्यू भी आएगी। तो ये आपका कुछ एरेज का तरीका है कि कैसे काम करते हैं। अगर मैं ए डॉट लेंथ की जगह, जैसे मैंने ए आउटपुट किया है, मैं ए का कोई एलिमेंट भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे कि कंसोल लॉग के अंदर जो लॉग फंक्शन है उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एंड वो प्रिंट होएगा। मैंने रिलोड किया, 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 0 1 2 और 3 पोजीशन थी उस पर 8 वैल्यू स्टोर थी। ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं, आपको PHP आती है तो आप ये बहुत ज़्यादा इजीली समझ जाओगे। बट ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट था कि हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा एलियन वाली चीज़ लगे कि ये जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो अब जैसे ए मैंने यहाँ लिखा है, मैं नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, फ्रूट लिख सकता हूँ। अब इसमें भी कुछ नोमेनक्लेचर यूज होता है कि जो ट्रेडिशनली किस तरीके से डेवलपर्स नाम लिखते हैं। तो अगर आपका कोई लंबा सा नाम है या 2 वर्ड का नाम है तो उसको आप इस तरीके से लिखें, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट का मतलब जो आपका फर्स्ट वर्ड था उसका F स्मॉल केस में, एंड जो सेकंड वर्ड है या उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे उन सबका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल केस में होगा। इस तरीके से आप यूज करें, क्योंकि यही वर्ल्ड वाइड जो तरीका है वो चलता है नेमिंग का। वेरिएबल्स को इसी तरीके से नेम करें, बढ़िया रहेगा। और वेरिएबल्स को जहां तक हो आप एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में नाम लिखें, सो दैट अगर आप हर जगह XY यूज करेंगे तो इन लॉन्ग टर्म वो कोड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखें। तो ये आपने एरे बनाना तो सीख लिया है, ये नंबरिंग कर लिया है। अब एक प्रॉब्लम है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें इंडेक्स्ड एरे तो होते हैं, इंडेक्स मतलब जिसमें 0 1 2 3 वाला ये
फंडा चल रहा है। एसोसिएटिव एरे नहीं होते जिसमें आप की और वैल्यू पेयर रखते थे। ये थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट मैं बताता हूँ इसको ओवरकम कैसे किया जाए। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई ये सिर्फ नंबरिंग यहाँ पे यूज हो सकती है। जावास्क्रिप्ट के एरे हैं वो सपोर्ट नहीं करते कि आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दें। अब ये बहुत बड़ा कैच है कि ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट लेट्स से हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स लेते हैं। नॉट ए गुड एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें अवेलेबल होता है। हम लेते हैं विंडो। विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी होता है। विंडो की प्रॉपर्टी ये सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब विंडो में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये इनर विड्थ इनर हाइट है, ये जो नेक्स्ट जो वीडियोस देखेंगे उनमें भी ये यूज होएगा। तो अब ये चीज ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है, ठीक है। बट मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकता हूं, जो सेम जो मैं डॉट लगा के चीज कर रहा था वही मैं ब्रैकेट लगा के भी कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरेज हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें एक लिमिटेशन है कि इंडेक्स्ड एरे होते हैं, एसोसिएटिव एरे नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई एरे चीज है, एरे ABC है, मैं उसमें इस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता हूं। ये काम मैं किसके साथ कर सकता हूं? ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और एरे का, बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको एसोसिएटिव एरे बनाना है तो आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करना क्या है? स्पेशल कुछ नहीं है, एक वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं ये सब बता रहा हूं, अब आप जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने बोला एक वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे एक एरो ये कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ब्रैकेट्स। अब मुझे क्या करना है, जिस तरीके से हम PHP में करते थे वैसे ही यहाँ पे हम पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का नेम यानी की। लेट्स से मैंने की लिखा, उसके बाद मैंने लगाया कॉलन, उसके बाद मैंने लिखा इसका वैल्यू 20 कॉमा y, इसको मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ, z, इसको मैं बूलियन बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेस यूज किया एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम भी है और उसकी वैल्यू भी है। तो अब अगर मुझे इसको यूज करना है तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, console.log फर्स्ट नेम इज हर्ष x। लेट्स सी अब क्या आउटपुट आता है। मैंने किया रीलोड, 20 यहाँ पर आउटपुट आया है, x की वैल्यू थी 20, करेक्ट है। अब ये नाम मैं कुछ भी रख सकता था, मैं इसको x की जगह XXX भी कर सकता था और यहाँ पर मैं ये कर देता, मैं करता रीलोड, फिर भी 20 आता। एक जो और तरीका है, मैं ये काम भी कर सकता था एंड तब भी मेरे पास सेम आउटपुट आता। मैंने रीलोड किया पेज, अभी भी 20 आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो की और वैल्यू वाला जो पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अवेलेबल होता है, एरेज को नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि कितने क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा चीजें, बस ये है, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं वेरिएबल्स पे, क्योंकि अब हमें ये तो समझ आ ही गया कि कैसे एरे बनता है और कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट में फंक्शन होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब डेटा मेंबर्स हैं, ये तो सीधा सीधा डेटा है। हो सकता है कोई फंक्शन भी तो हो सकता था। लेट्स से मैंने लिखा बी, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया कि भाई ये फंक्शन है, दैट्स इट, इतना आसान है। अब मैं अगर यहाँ पर बी लिखूंगा तो ये जो फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन का मैं लिखने का तरीका बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, console.log I am a function।
अच्छा ये लॉग हो गया, इसको लॉग नहीं करना था हमें इसको कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना है, ये करूँगा तो अब ये रन हो गया है। ठीक है, मैं इसको अगर खाली ऐसे छोड़ दूंगा तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये हमेशा ऐसे काम करेगा। इसको मैंने रिलोड किया, ये आपका फंक्शन रन हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते थे। अब फंक्शन बनाने का सिंपल तरीका ये है, फंक्शन लिखा आपने, फंक्शन का नाम आएगा ABC। अब ये जो ब्रेसेस हैं ये आपको याद होंगे, PHP में भी ऐसे ही थे। उसमें यहाँ पर आप क्या लिखते थे, आर्ग्यूमेंट्स लिखते थे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं आपको, अगर आपको कोई 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आपने लिख दिए, कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड दैट्स इट। ये फंक्शन का एक सिंपल सा तरीका है। हालांकि फंक्शन में ये चाहिए नहीं होता, सेमीकोलन नहीं चाहिए, अंदर आपको चाहिए होंगे जो भी आप लाइंस लिखेंगे। तो ये सीधा सीधा फंक्शन है और ये ABC फंक्शन बन गया। मैं इसमें लिख देता हूँ अलर्ट ABC कॉल्ड, कि ABC फंक्शन को हमने कॉल किया। अब अलर्ट भी एक हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अलर्ट से क्या होता है आपको पता ही होगा कि क्या होता है, आपने देखा होगा इसको। ABC लिखा मैंने, ABC कॉल्ड, ये पॉपअप आपने हर जगह देखा होगा एंड ये ऐसे ही काम करता है, अलर्ट फंक्शन होता है। तो ये इनबिल्ट है। अब आपने देखा मैंने कॉल इसको पहले कर लिया एंड इसको डिक्लेयर बाद में किया, तो ये काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वैलिड है। बट एक जो कॉमन चीज़ आती है, जो प्रॉब्लम आती है, कई बार आती है कि जब हम फाइल्स यूज़ कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, फॉर एग्जांपल मैं ये कर लूँ एंड src टैग लगाकर यहाँ पर मैं abc.js को ही कॉल कर रहा हूँ बाहर से। उस केस में क्या होता है कि वो फंक्शन का जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमेशा यही आप ट्राई करिए कि जो भी फंक्शन का डिक्लेरेशन है पहले करें एंड जो कॉलिंग है वो उसके बाद में करें। तो ये ऑर्डर ही हर जगह चलता है एंड यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी तरीके से आप काम करें। अब आप देखेंगे यहाँ मैंने नाम दिया उसको, बट यहाँ मैंने नाम नहीं दिया जब मैं B को बना रहा था। क्यों? क्योंकि ये B की प्रॉपर्टी है, हम डिफाइन कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि भाई B जो है ये प्रॉपर्टी मेरी, ये खुद ही एक फंक्शन है। तो हमें ये इसका सिंटेक्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। यही सेम सिंटेक्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो ये इससे आप फेमिलियराइज रहें तो बेटर है। तो ये एक सिंपल सा आपने समझ लिया कि क्या फंक्शन होता है और क्या डेटा मेंबर होते हैं और कैसे इनको डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ही होता जाएगा, इजी कभी नहीं होएगा। सो इतना बेयर मिनिमम है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि मान लीजिए x मैंने 5 दिया एंड y मैंने 6 दिया। ठीक है, ये आउटपुट आप अभी इसको इग्नोर किए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ भी दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये काम करिए। ठीक है, तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं x और y का। तो हमारे पास आंसर देखिए फॉल्स होने वाला है, उसने पहले बता दिया। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो अब ये फॉल्स आ गया है। ठीक है, तो फॉल्स क्यों आया भाई? सिंपल 5 बड़ा नहीं है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। ऐसी 5 एंड 6 यूज़ करूँगा तो आप ये देख रहे हैं ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसमें लगा है। यही मैं अगर 0 के साथ लगाता तो आंसर 0 आता। ठीक है, अब ये जो 6 आया है ये आउटपुट नहीं है, ये सीधा सीधा मतलब है कि हाँ ट्रू आएगा इसका आंसर। तो ये लॉजिकल है। ये आपके PHP में भी थे तो आपको याद होंगे, माइनस प्लस आप सब वही कर सकते हैं। 4 = 5 आप ये लिखेंगे तो आप देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है वो होती है नल और अनडिफाइंड वाली, वो उसको कंपैरिजन कहते हैं। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए मैंने लिखा इंट y, सॉरी इंट तो यहाँ होता है नहीं, var y खत्म। अब आप देख रहे हैं अनडिफाइंड है अभी। ठीक है, मैं जब यहाँ लिखूंगा y तो 6 क्यों है? इसका ये साफ साफ रीजन है कि यहाँ पे मैंने इसको लिखा था। तो इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। इस एरर को आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से आया होगा इस लाइन से। अब मैं लिख रहा हूँ var y, अब मैंने y लिखा, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, तो y मतलब अनडिफाइंड है। यही अगर मैं var x के साथ नल कर दूं इसको, ठीक है, यहाँ आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है, बट जब आप ये करेंगे ना x = y, अब ये कह रहे हैं ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या नल और अनडिफाइंड सेम हो गए?
नहीं नहीं, आपको याद होगा कि PHP में भी सेम ऐसा ही एक ऑपरेटर था, एंड इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन है या फिर नॉन स्ट्रिक्ट कंपैरिजन है। ये वाला जो है ये नॉन स्ट्रिक्ट है, ये डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा है। डेटा टाइप चेक करना है तो आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब ये कह रहा है कि भाई नल और अनडिफाइंड सेम नहीं हो सकते। अगर मैं डायरेक्टली यही लिख दूं, अब आप नोटिस करिएगा कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, स्ट्रिंग्स नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये अगर मैं कर दूंगा तो अब मैं एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूं एक कीवर्ड से जो कि अनडिफाइंड है, तो अब मैं चाहे 2 इक्वल टू भी लगा लूं तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये आप कुछ बेसिक्स हैं, नल और अनडिफाइंड का आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो जब तक किसी चीज को डिफाइन नहीं करोगे तो वो अनडिफाइंड रहेगा। डिफाइन करने के बाद नल, जीरो, ट्रू, फॉल्स कुछ भी हो सकता है, बट वो अनडिफाइंड नहीं होगा। ये कुछ ऑपरेटर भी आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही कॉमन ऑपरेटर्स हैं, ये और के लिए यूज होता है, ये और इक्वल टू के लिए, ये बिटवाइज हो गया। तो ये इस सब के जो डिटेल हैं ये आप W3 स्कूल में पढ़ सकते हैं या कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके समझ आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स वाला सारा काम हो गया। एक दो चीज हम और कर लेते हैं सो दैट आपके बेसिक्स एकदम 100% क्लियर हो जाए। एक काम करते हैं, हम फिर से एरे बनाते हैं एंड एक लूप बना लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में लूप बनाना है तो ये सीधा सीधा तरीका है, जैसे PHP में था सेम टू सेम, वॉर i इज इक्वल टू 0। अब किसी एरे पे चलाना है आपको लूप तो अलग बात है, अदरवाइज आपको चलाना है तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे एंड देन सेम वही i प्लस प्लस, फिर से वही ब्लॉक्स, एंड ये आपका चल रहा है। मैं यहाँ पर console डॉट लॉग कर सकता हूँ एंड इसमें i लिख सकता हूँ, काम खत्म। मैंने किया रीलोड, अब देख रहे हैं यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आ गया। तो सेम ये कॉमन फॉर लूप है जो पहले होता था, वैसा ही अभी भी हमेशा आगे जैसे ही है। आपने PHP में पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे भी याद रहेगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपको किसी एरे पे चलाना है, तो लेट्स से मैंने एक एरे बनाया था f, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा कर सकता हूं, अभी आपको बताया था मैंने f डॉट लेंथ, लेट्स सी क्या होता है। ये तो 0 से, अच्छा सॉरी i प्रिंट हो गया, हमें i नहीं प्रिंट करना, हमें fi प्रिंट करना है। f का ith इंडेक्स, मैंने क्या रीलोड, आप देख रहे हैं कि 5 बार 5 प्रिंट हुआ है और एक बार 6 प्रिंट हुआ है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये फॉर का सिंपल वर्जन है, ठीक है। अगर आपको किसी एसोसिएट एरे पे लगाना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट एरे पे अगर आपको फॉर लूप लगाना है तो आप यही यूज करते हैं फॉर, एंड उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा की इन एरे का नाम। अब जो की है उसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं जो भी आप लेना चाहें, एंड इन जो है वो फिक्स रहेगा, और उसके बाद एरे का नाम जिस एरे पे आप ये लूप चलाना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, फॉर इन लूप इसे लूप कहते हैं, फॉर इन लूप। एंड जैसे ही आप इस लूप में एंटर होंगे उसके बाद आप वैल्यू, अगर आपको पर एलिमेंट आपको यूज़ करना है तो उसके बाद जैसे नॉर्मली एरे को यूज़ करते हैं हम, एरे एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में की का नाम, तो सेम उसी तरीके से आप हर एक वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर इन लूप है तो उसमें पहले की आता है एंड की इन एरे का नाम। PHP का अगर आप याद करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें फॉर एज लूप था, तो फॉर एरे एज ABC जो भी था वो डिफरेंट तरीका था, तो ये थोड़ा याद रहे। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है jQuery के रिलेटेड, कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आई थिंक यहाँ से इतना काफ़ी होएगा अभी के लिए। एक जो फंक्शन है जो हम कई बार यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे हम डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखना है, एंटर मारा, डॉक्यूमेंट ही चेंज हो गया पूरा। तो ये एक तरीका है कोई भी चेंज करने का। तो हमने अभी तक 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है,
और विंडो डॉट इनर हाइट वगैरह जो थे, अलर्ट फंक्शन हो गया, और ये कंसोल लॉग हो गया। तो इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। कंसोल लॉग यहाँ लिखेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी कि क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट चीज़ पढ़ते हैं jQuery की। तो jQuery का जो इनिशियलाइजेशन है, मैं यहाँ चलता हूँ jQuery.com पे। इसके बेसिक्स आप इससे अगली वीडियो में थोड़े से पढ़ेंगे कि किस काम आता है और क्या है ये। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो यूजेज है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड का बटन ये रहा। ठीक है, ये आपकी jQuery की फाइल है। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, src एंड दैट्स इट। jQuery आपकी इंक्लूड हो गई। अब इंक्लूड हो गई तो अब इसको यूज करने के लिए रेडी है। रेडी जब ये हो जाएगी तो आपको सिंपली ये करना है, इसके अंदर आप jQuery का कोई भी कोड लिख सकते हैं। एंड jQuery क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट के जितने फंक्शन है वो तो सारे यूज कर ही सकते हो आप, एकदम आंख बंद करके। ठीक है, ये मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी जो आगे के जो लेक्चर्स हैं यहाँ रिकॉर्डेड हैं, ये अभी आप आगे पढ़ सकते हो पूरा। तो jQuery जैसे ही आप फाइल डालते हो ना इसमें अपने डॉक्यूमेंट में, रिलोड करोगे, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि भाई कुछ हुआ है, लेकिन आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होएगा। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम ही डॉलर है। कंफ्यूज मत होइएगा, PHP वाला अगर आप दिमाग यहाँ लगाएंगे तो अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉलर का मतलब jQuery वाली फाइल डालने के बाद ये डॉलर का मतलब एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? jQuery का ऑब्जेक्ट है। jQuery एक क्लास है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, तो ये jQuery का ऑब्जेक्ट है। तो jQuery की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो डॉलर से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन jQuery का एक कैच है कि jQuery तभी चल सकती है जब आपका जो डॉक्यूमेंट है ये मैनिपुलेशन के लिए रेडी हो जाए। तो ये तो हम अभी 2 लाइन का कोड लिख रहे हैं यार। जब ये जब कोड बड़ा हो जाएगा, पेज बड़ा हो जाएगा, पेज का साइज, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो लोड होने में टाइम लगता है। इमेज लोड होती है और बहुत सारी चीज़ें लोड होती है, CSS फाइल्स लोड होंगी। तो वो लोडिंग टाइम जब ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो डॉक्यूमेंट का एक रेडी फंक्शन फायर होएगा jQuery में। ठीक है, तो वो जो रेडी फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस रेडी फंक्शन के बिना jQuery काम नहीं करेगी। रेडी का मतलब ये है कि भाई डॉक्यूमेंट में आप कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो इसके मतलब कई सारे तरीके हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डॉट रेडी। ठीक है, अब आपने रेडी लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है इसी का आर्गुमेंट ये होएगा इस तरीके से। अब ये जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है तो इसका मतलब ये फंक्शन है एंड इसके अंदर आर्गुमेंट क्या देना है? डॉक्यूमेंट खुद ही। तो डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट था वही मैंने इसको दे दिया है एंड इसके अंदर आएगा आपका jQuery का कोड। ऑल कोड गोज हेयर। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग देके। थोड़ा ध्यान लगाइए कि पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था वो ऑब्जेक्ट था, अब जो मैं दे रहा हूं ये स्ट्रिंग दे रहा हूं डॉक्यूमेंट नाम की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बट काम वैसे ही करेगा, डिट्टो। अगर मैं इनमें से कोई सा भी अगले वाले वीडियो में यूज करूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले कुछ और यूज कर रहे थे आप कुछ और यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम है। जो रिकमेंडेड तरीका है कि किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, वो रिकमेंडेड तरीका है ये, दैट्स इट। इसके अंदर आप jQuery से रिलेटेड कुछ भी कोड लिखेंगे तो वो रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। तो ये इंस्टेंस बनाने की बात है खाली कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमें ऑलरेडी मिल गया। आपको कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे वो बना सकते हैं कि भाई जैसी रेडी हुआ आपने बना दिया www नाम का jQuery का ऑब्जेक्ट एंड फिर आपने लिख दिया डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट। ये आप कर सकते हो या ये आप कर सकते हो। अब जो www वेरिएबल होगा ये भी आप इसकी तरह यूज कर सकते हैं, डॉलर की तरह। तो ये भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे आपके बेसिक्स हो जाएंगे शायद क्लियर। आई होप आपको आगे वाले वीडियोस ढंग से समझ आए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो थैंक यू गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।